बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा है कि इल्जामात तो कोई भी लगा सकता है, इल्जामात लगाना आपका हक है तो सबूत भी दें। जबकि इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद करते हुए मामले की इंक्वायरी का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इस मामले पर शदीद रद्द-ए-अमल आया है, जबकि पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से भी मामले की इंक्वायरी का कहा गया है और PTI की जानिब से आज जो है एहतजाज भी किया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से जो रद्द-ए-अमल दिया गया है, क्या कहेंगे उनके रिमार्क? देखिए, ये हम तो तीन बातें करते रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त मईशत और ये जो सिक्योरिटी क्राइसिस है और ये जो अदम इस्तेकाम है, ये सियासी अदम इस्तेकाम, ये इंतखाबात जो हैं ये तीनों मामलात को मज़ीद उलझा गए हैं। और उसके नतीजे में अब मैं देखें इस बात पे तो मैं जा ही नहीं रहा कि जो उन्होंने कमिश्नर साहब ने जो बात की और उसके बाद जो उसके जवाब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उससे जोड़ गया मतलब वो तरह के फिर वो इसका दिमाग ख़राब है, ये करप्ट है, ये फलां, वो तो ए भी मेरे ते पा दो, ए भी मेरे ते पा दो, ए भी मेरे ते पा दो वाला हिसाब शुरू हो जाता है फिर वो सब ठीक। मतलब ये मुझे नहीं पता किस दौर में लगे हैं, मैं नहीं जानता, मेरी कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये केयर टेकर दौर में ही होंगे या उससे पहले लगे होंगे या क्या है खुदा जाने। ये PDM की हुकूमत का ही है तो पिंडी एनीवे। तो मैं सिर्फ, लेकिन उसमें जो बात है ना वो ये है कि ये मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, इनमें से कुछ भी खैर नहीं निकल रहा। आप कोई भी इसमें फार्मूला बना दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन, दूसरी तीसरे दिन, पूरा जो ढांचा है ना, ये पूरा सिस्टम मतलब है कि ये फारिग हो गया। जमहूरियत अपनी जगह है, उसको रहना चाहिए हर हाल में, लेकिन बिल्कुल बेतौकीर हो चुका है। जो मैं बड़े दिनों बाद ये जो अपने जुमले दोहरा रहा हूँ, मुकम्मल तौर पे बेतौकीर हो चुका है। और इस तरह से मुल्क नहीं चलते, जिस तरह से इसको एक लंगड़े लूले सिस्टम को चलाने की कोशिश हो रही है। और मतलब है कि बिल्कुल ना लोग माशी तौर पे खुशहाल होते हैं, ना कौमें तरक्की करती हैं, ना आगे जाती हैं, ना उनमें क़यादतें जो हैं वो पुरएतमाद होती हैं। ठीक है, मैंडेट वो पता होता है कौम पीछे खड़ी है, मैंडेट हमारे साथ है, फ्रैक्चर मैंडेट, आगे पीछे इल्ज़ामात लग रहे हैं, गालम गलूच हो रही है। तो मसला ये उसके साथ था, ये उसके साथ जो, लेकिन मुल्क का आप देखें ना कि मुल्क का क्या इमेज जा रहा है, लोगों में क्या जा रहा है और बाहर क्या जा रहा है। अब इसमें यह है कि इसको ये हुकूमत ही नहीं बन पा रही। यानी पहले दिन के बाद जो है वो जो मैं तो उसको समझने से कासिर हूँ कि ये फार्मूला आखिर किस अरस्तू या अफलातून ने ये फार्मूला बना के नवाज शरीफ साहब को दिया था। उन्होंने अनाउंस कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, अब वो उसका कोई सर पैर ही नहीं, कैसे होगा क्या होगा। दूसरी बात ये है कि ये देखें जो बड़ा इस पर जाहिर है कि बड़े बहरान आते हैं मुल्क में और बुरे मामलात होते हैं, लेकिन पहली दफ़ा आज मैंने एक चीज़ कल जब पीसा पगारा का भी जलसा था और उससे पहले भी और आज भी पहली दफ़ा हमेशा, और ये जब 2013 में जो इलेक्शंस के ऊपर एक खान साहब ने चलाया, पूरा अपना तहरीक चलाई थी सारी, तो अदालत से मुतालबा होता था। इस दफ़ा अदालत से मुतालबा नहीं हो रहा। ये एक बड़ी अजीब सी बात है जो मेरे लिए परेशान कुन भी है कि अदालत से, एक होता है ना कि आप तहकीकाती कमीशन बना दें, एक जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी करो, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनसे पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी उनके बारे में बड़ा सख्त बयान दिया। तो ये एक अजब सा मामला। अच्छा, फिर वो ख़ुद भी सब, यानी अब ये ज़बान ज़द आम बात हो गई है कि जो सेटअप बनेगा जी वो 4-5 महीने चल गए, इसमें जताएं सरमायाकारी होगी, इसमें लोग किसी किस्म की, यानी जब ये अगर ये बात कही जा रही है, बड़े यानी ऐसी शख्सियात जो बड़ी बासर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बासर शख्सियात और जो जिनकी पहुँच है बड़ी, वो उनके मुँह से मैं ये जुमले पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि तो 4-5 जो है वो महीने के बाद खुद ही गिर जाएगा सेटअप। अच्छा, सेटअप जब गिरेगा तो उससे पहले क्या होगा? अफरा तफरी होगी तभी तो गिरेगा ना। तो इसका मतलब है अफरा तफरी कंटिन्यू रहेगी 6-8 महीने, साल, और फिर वो गिर जाएगा। यहां कोई एक बंदा ये बात नहीं कर रहा
कि जी ये 5 साल सेटअप चलेगा और ये, अच्छा वो जो पहले फार्मूला आया था 2.5 साल और 2.5 साल वाला, वो भी अच्छा उस सेटअप में ये बात कम से कम ठीक है, चले 2.5 साल और 2.5 साल, फिर बहस शुरू हो गई थी कि पहले 2.5 साल कौन होगा, मतलब 5 साल। अब बिल्कुल ही बात हो रही है कि किसी साल में चल के तो उसने गिर जाना है। अब हर बंदा ये बात कर रहा है और उसकी कोई तरजीद भी नहीं हो रही, कोई ये भी नहीं कि हम जी 5 साल चलाएंगे पार्लियामेंट मुद्दत पे, कुछ भी नहीं। तो मुझे तो, मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि इसको ये अब एक खबर एक दिन आती है, फिर वो दूसरी आती है। एक दिन जो है वो मौलाना साहब एक बात करते हैं, अगले दिन मौलाना साहब के ऊपर सारा जो है वो कर दी जाती है, उनके खिलाफ आ जाते हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ जाती हैं बहुत सारी। फिर एक दिन जो है वो अचकजई साहब बात करते हैं कोई, तो उनके ऊपर शुरू हो जाते हैं, फिर तहरीक इंसाफ उनके ऊपर सारे शुरू हो जाते हैं, फिर वो, तो ये इस तरह नहीं चलता। इस तरह जो है ना, पीर साहब पगारा ने की, उनके ऊपर भी, पीर साहब पगारा के ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई जो कभी भी नहीं हो। और वो इतने, मैंने उनको बैकग्राउंड बताया था आपको, उनका एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है और उनका खानज़ादा और उनकी जो जमात है, और वो सियासी हैं भी नहीं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में और इधर उधर वो, तो उनको भी, उनका भी एक तमस्खुर उड़ाया जा रहा है हर एक का। तो ये कि ये अब इसको, ये कोई कल फिर होगा कुछ, फिर उसके बाद बहुत सारी प्रेस, इस तरह थम सा गया सारा मामला। और उसमें यह है कि अब आज़ाद अरकान शामिल हो रहे हैं, हो सकते हैं, और देखें ये बातें ठीक हैं, कानून अपनी जगह है, बिल्कुल सारे के सारे आज़ाद चले जाएं ताकि कोई हुकूमत तो बने कोई इसका। लेकिन अब देखें ना, ये तो छांगा मांगा का फ्लड गेट खोल दिया गया है ना। बड़ी मुश्किलों से हम इस मरहले से, ये जो बातें हैं ना, इससे हम, ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, और ये लोगों को ज़मीन नहीं बेचने चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए, और इससे बड़ी मुश्किल से निकले थे। और आवाम ने रद्द भी किया है इसको, ऐसे लोगों को लोग पसंद भी नहीं करते। लेकिन ये है कि वो मतलब है कि वो अब तो आज़ाद हैं, तो इधर के हैं उधर हैं, ये मुनासिब नहीं है इसमें। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा, देखिए इल्ज़ामात सियासत से इख्तलाफ, ये नवाज शरीफ साहब की जो एक पर्सनैलिटी है ना, बड़ा इख्तलाफ आप करें जो मर्ज़ी उनके बारे में, सियासत में सबसे ज़्यादा एक तो सीनियर हैं वो, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म रहे हैं बहुत दफ़ा, और वो जो हैं वो उनकी एक, आप देखें ना तो एक ज़रा एक उनके बड़ा एक आपको सियासत में एक बड़ा आपको एक उनका मकाम दर्जा नज़र आता है। मुझे नहीं, मैं मिलूँगा उनसे, ज़बरदस्ती मिलूँगा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसको, इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब को आगे आके इसको मसले को देखना चाहिए। और ये जो मामला है ना कि कमेटियां बैठ रही हैं बीच में और वो वजारतें हम लेंगे, इस तरह हुकूमतें बनती हैं कभी पाकिस्तान में, या किसी दुनिया में कहीं हुकूमतें इस तरह बनती हैं जो मुल्क इतने बुरानों का शिकार हो? तो ये तो ये तो बिल्कुल यानी क्लैरिटी के साथ कि भाई ये हमने 5 साल 10 साल चलना है, और जैसे भी आगे जो भी है, इंतखाबात अगले कैसे होंगे, कौन सी तरमीम होंगी, मईशत को कैसे मुस्तहकम करना है। तो अभी एक ही पार्टी के नाम आए तो 20-25 उनकी वजारतें हो गई हैं, 30। तो अगर दूसरे वो पीपल्स पार्टी को भी लाया जाए तो वही, और वो अपोजिशन में बैठेंगे। अभी ये भी किसी ने मुझे मुस्लिम लीग नून के बताया कि शायद वो मरकज़ में ना जाएं तो शायद शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला पंजाब बन जाए, मरकज़ को लेने को तैयार नहीं हो रहा। कि यार एक मिनट है, जो ये मतलब सब जहाँ पर वो, चूँकि पैसा ज़ाहिर है कि पैसा तो नहीं, इख्तियारात ज़ाहिर है सूबों में है, तो वो मरकज़ को कौन संभालेगा? और इसका कोई एक पायदार किस्म का कोई एक इसका हल बताएं कि भाई कैसे आगे चलना है। और इसमें मतलब वो आम बातें हो रही हैं कि जी ये तो 8 महीने चलेगा, उसके बाद गिर जाएगा, 1 साल का सेटअप है, गिर जाएगा। तो 1 साल के सवाल ये कि गिरने से पहले फिर क्या होगा? कुछ होगा तो उसके नतीजे में गिरेगा, अफरा तफरी, ये हो शोर शराबा, तो ये मुनासिब नहीं है। और आगे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आगे बढ़ना जो है वो नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ें, नवाज शरीफ साहब बढ़ें आगे। मौलाना साहब उनके दोस्त हैं, असफंद वली साहब उनके दोस्त हैं, अचकजई साहब, मौलाना साहब के, जरदारी साहब के भी सब दोस्त हैं, जरदारी साहब का भी सबसे ज़ाती ताल्लुक़ है। और इन सब से ख़ुद बात करें। शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह बिल्कुल ठीक मुनासिब है, उनका एक रोल है, किरदार है, लेकिन नवाज शरीफ साहब और ये मरहला है, मुल्क इतने हिजान का शिकार हो रहा है, और हमारे सियासी कायदीन जो हैं वो गायब हो गए, उन्होंने अपनी कमेटीज़ बना दी हैं,
कमेटीज़ ने क्या फ़ैसला करना है, वो फैसला करेंगे, कमेटीज़ फैसला करेंगी। ये वो तो अपने कायदीन से पूछेंगे ना जाके। तो कायदीन वो इसको हल करें, इस बहरान को। ये अच्छा नहीं है, इस तरह से तमाशा लगा हुआ है। तो ये अब जो है इसमें राब्ते करें, बात करें, मतलब किस तरह से आगे मुल्क को चलाना है, कैसे करना है, क्या। तो ये और वो अब जाहिर है कि वो दिन ब दिन आप देखें कि जो यानी निगरान हुकूमत के लहजा भी तल्ख होता जा रहा है, तल्ख हो रहे हैं उनके लहजे। ऐसा बड़े सॉफ्ट लहजे के साथ थे, आज उनका लहजा भी तल्ख हो रहा है। और उधर वो जो है वो मुस्लिम लीग नून का भी लहजा बहुत तल्ख हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए इस वक्त तो अगर जीते आप तो जश्न मना के बड़ा दिल करके आगे हुकूमत संभालें, मुल्क को आगे लेके। तल्ख लहजा हो रहा है, पहले ही बहुत तल्ख है, मुल्क में तल्खी है। तो ये इसको इससे निकालना है सबका काम है। तहरीक इंसाफ को भी उनके साथ बात करें, राब्ते करें आपस में से। क्या मामला हो गया ऐसा। अब ये बात है ना कि जी वो सियासी कुव्वतों के साथ बैठने को तैयार नहीं है। वो भाई सियासी कुव्वतों के साथ बैठ के कोई हुकूमत में आया है पाकिस्तान में? क्या ऐसी बातें करते हैं? इनमें से कौन सियासी कुव्वतों के साथ बैठ कर आया है? सियासी कुव्वतों के साथ बैठ कर आया है कोई हुकूमत में पाकिस्तान में? वो सियासतदानों के साथ नहीं बैठते। कौन बैठा है सियासतदानों के साथ और हुकूमत में आया है? मतलब जो बात करने वाली बात करें ना, मतलब अगर जो है काफ़ी लिहाज हो गया, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी कुछ हो गया, सियासतदानों के साथ बैठकर आए हैं हुकूमत में? कौन सियासतदानों के साथ बैठकर हुकूमत में आया अभी तक? तो ये जो है ये अजीब सी बात है। तो मतलब एक फेस होता है ना, बैठ जाते हैं सारे फिर अलग हो जाते हैं। क्या तमाशा बनाया हुआ है। आप खुद करेंगे तो पता चलेगा कि आपने खुद किया है, कदम उठाया है। तो ये तो इस तरह की, और ये इतनी पोलराइजेशन हो रही है। नवाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं काम। नवाज शरीफ साहब में ही सलाहियत है, जरदारी साहब में भी सलाहियत है, दोनों में सलाहियत है कि वो कदम खुद उठा सकते हैं कि नहीं भाई हम बात करते हैं। पीर साहब वगैरह ने किया है ना कल बात। तो भाई बात करें ना, बात इसको तलखी को ख़त्म करें। गालियाँ मार देंगे, ये कर देंगे, वो भाई क्या कर चाह रहे हैं आप? खाना जंगी करवानी है मुल्क में? तो हुकूमत करनी है, हुकूमत चलानी है, आगे जाना है, मईशत को संभालना है। तो मुझे तो ये बहुत अजीब सा मामला लग रहा है। अच्छा आज पता चला है वो करप्ट आदमी था, ये था, सब कुछ होगा। मुझे मेरा क्या ताल्लुक कमिश्नर पिंडी से? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता तो करप्ट तरीन आदमी बैठा रहता अपनी जगह। भाई अजीब और गरीब बात है भाई। यानी जो करप्ट, यानी इसको हल करें ये मामला तलखी से। असल मामला है कि फिर कल कुछ होगा, फिर परसों कुछ होगा, फिर रोज़ होगा। इसको एक दफ़ा बैठ के 24 घंटों में बस बैठ जाएं, उसको हल करके बाहर आएँ सामने। ये मुजाहरे और एहतजाज और ये और वो आज़ाद अरकान शामिल, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। ये तो फिर हम कहते हैं बाप पार्टी बन गई, ये बन गया, वो बन गया, पैट्रियट बन गई। ये तो उसी तरह से तमाशा हो रहा है। ये इसको रोकें यहाँ पे सीनियर सियासत, पुरानी सियासी जमातें इसको रोकें। और आप जो भी कहें, ये जो पार्टियाँ हैं ना, अचक साहब की पार्टी में इस तरह नहीं शामिल हो सकते 5 लोग जाके शामिल हो जाएं। 5 लोग कहेंगे हम आज से अख्तर मंगल की पार्टी, छोटी छोटी पार्टी हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। आप जमात इस्लामी में कहें अचानक जी हम दाखिल हो रहे हैं और परसों अमीर बन जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। जमातें छोटी हैं, उनका एक अपना एक सिलसिला है, उनका तरीक़ाकार। तो ये है कि ये बड़ी सियासी जमातें हैं, तो उनको एक मामलात को ज़रा देखना चाहिए। और तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि भाई ये इसको, लेकिन उनके पास अब वो क्या करें। ज़ाहिर है कि गंडापुर साहब के हवाले से तो मामला था, वो उधर वो सलमान राजा को भी कर लिया। वो तो मतलब ये इसको ये बैठ के करना, मैंने कहा ना ये नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, जरदारी साहब कर सकते हैं, दोनों से रब्ता करें। ये बात करना बंद कर देंगे फिर वही वाली मतलब गुस्सा चढ़ेगा सबको। मतलब है कि सब ऐसे ही होता है ना। लेकिन इस वक्त वो इस एनार्की को ख़त्म करने का फॉर्मूला है। जरदारी साहब बड़े आगे और कहें कि मैं मतलब हम बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला लें, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, दावत दे दें सबको, सारी पार्टियों को। फिर जो उसमें नहीं जाएगा उसको लोग कहेंगे, कोसेंगे। मगर मियाँ साहब कहें कितनी होती थी ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस, खुद बुलाते थे सियासतदान, बुला लें। एक मुल्क के मसाइल के हल के लिए नवाज शरीफ साहब ने दावत दे दी है, फ़ोन करके दावत दी है।
लतीफ़ खोसा साहब को बुला लें, ऐसे लोग जो पहले इस तरफ रहे या ना बुलाएं, बैरिस्टर गौहर साहब भी तो साथ रहे, साहब बुला लें, सबको बुला लें। अली ज़फ़र साहब के वालिद जो हैं वो मुस्लिम लीग नून, पुराना एक ताल्लुक है एसएम ज़फ़र साहब का, तो ये तो मसला बड़ा आसानी के साथ हल हो सकते हैं। लेकिन ये कि तलखी अगर बढ़ती जाएगी तो फिर बढ़ती जाएगी, फिर ख़राब होते जाएंगे मामला। तो अल्लाह से दुआ है कि ये बस मामला हल हों और उसकी वजह से और फिर हुकूमत की कोई सूरत गरी नज़र आए। लेकिन ये तलखी जो है ना, उधर से भी जो हुआ उसने भी तलखी बढ़ाई, जो कमिश्नर वाली बात थी उसके जो जवाब आता है उन्होंने और बढ़ा दी। और अब इसमें देखें कि क्या किस तरह इसका हल कैसे निकलता है। पहली बात तो ये कि अदालतों में जाना नहीं चाहिए था सियासी मामला को लेके, वहाँ से अदालतों के अंदर गए, फिर वहाँ भी सारे मामला हुए। ये अभी भी मेरा ख्याल से मियाँ साहब कहीं ना तो इसमें वो जैसे बानी चेयर में जो खान साहब ने कहा वहाँ से कि मौलाना साहब से मिलें, तो अगर ये कहें कि जी हमें दावत आई है मियाँ साहब की तरफ से तो हम चले जाएँ, तो वो क्या कहेंगे आगे से? जेल से यही आएगा ना कि चले जाओ, तो तलखी कम होगी ना। तो इस तरह तलखी कम कर दें, मियाँ साहब करें कम मुल्क में तलखी। और इसी तरह से देखें शेरपा साहब से भी तो भाई तलखी कम करें और एक शिकवा उनसे बताएं कि भाई हमारे साथ भी जाती हुई है, हमारे देखें ना ये खुरम दस्तगीर खान साहब या राना सनाउल्लाह साहब या बाकी लोगों को शिकायत है, सादर रफीक साहब आ रहे हैं, ये देखें ऐसे हुआ है, मुज़ाकरात आगे शुरू करके और आगे चलें। लेकिन ये कि रोज़ जो ये हो रहा है ना मामला, इसके नतीजे में ये हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। और मतलब वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो कहेंगे जी वो उन्होंने बात की है कि जी हम आपकी बात बिल्कुल सुनने को तैयार हैं और उन्होंने दावत भेजी है हमें, तो वहाँ से यही कहेंगे ना जैसे मौलाना साहब हाँ कि आप चले जाएं डेलीगेशन, खुद तो नहीं जा रहे ना, डेलीगेशन जाएगा तलखी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा। वरना हालात ये अच्छे नहीं है इस वक्त लोगों के हिसाब पे, जो है ना दुनिया में ना इमेज अच्छा जा रहा है ना लोग इस वक्त जो है वो मुतमईन है, और ना ही अच्छा है कि हमारे इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट या बाकी हमारे उनका एक अपना एहतराम है। लेकिन ये कि ये हल नहीं है, मामलात का हल नहीं है, इसका हल जो है वो हमारे सियासतदानों के पास ही है। और इक़्तिदार को ज़रा साइड पे रख दें, वजारतें तो थोड़ा सा पहले स्टेबलाइज करें ताकि सिस्टम आगे चले। और सिक्योरिटी बड़ा इशू है दुनिया का, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और ये म्यूनिख जो है जर्मनी, म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसको कहते हैं डिवॉर्स ऑफ डिफेंस। ये 1963 से होती है म्यूनिख में, और इस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को एक बाकायदा कंपनी यानी कॉरपोरेशन है बाकायदा प्रॉपर, वो इसको अरेंज करती है। मतलब है कि ये आप ये ना समझें कि जर्मनी में हो रही है तो ये जर्मन्स करवा रही हैं, उनकी हुकूमत करवा रही है, नहीं, इसको बाकायदा प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट। इसमें चाइना के जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पहुँचे हुए हैं, उनकी मुलाकात सेक्रेटरी ब्लिंकन से हुई है वहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वांग ली की मुलाकात सेक्रेटरी ब्लिंकन से हुई है, कैमला हैरिस है वहाँ पे, इसराइल के सदर हैं, कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से, और अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा से। वहाँ पे 3 इश्यूज़ डिस्कस हो रहे हैं ना, गज़ा, यूक्रेन और ताइवान। ताइवान तो ज़रा पीछे है इस वक्त, लेकिन गज़ा और यूक्रेन आगे सिक्योरिटी के हवाले से। और ये आपस में इन फोरम्स पे मुलाकातें, इनकी तकारीर और ये सारा कुछ बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें जो है ये इस से पहले जो है फ़ौरन पहले थोड़ी ही यानी चंद घंटे, बल्कि कॉन्फ्रेंस के पहले दिन और दूसरे दिन के दरमियान शुरू हो गया था उनका सेशंस। तो ये जो मशरिकी यूक्रेन का इलाका जो है, मशरिकी यूक्रेन अवदिका का जो शहर है, ये यहाँ पर 2014 से जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, इस शहर पे रशियंस कब्ज़ा नहीं कर सके। ये बिल्कुल ये आप समझें कि ये शहर जो है इसको घेरे रखा रशियंस ने, इस पे बहुत जंग हुई, ये सब कुछ होता है, लेकिन ये शहर की इम्पोर्टेंस बहुत रही। ये शहर खाली कर दिया यूक्रेनियंस ने, हथियार डाल दिए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि उनके जो नए जनरल हैं, ये मैं यहाँ पे 3rd स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ नोवा न्यूज़ की, तो जनरल जो ज़ेलेंस्की अनाउंसेस द विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स। तो ये जो है ना, ये एक बहुत अजीब सी बात है कि उन्होंने, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि
Avdiivka, long time stronghold for Ukraine falls to Russians. अच्छा, इसको इन्होंने अगर नक्शे में देखें ना, इसको मैप में देखें, तो ये अवदीवका की इम्पोर्टेंस ये है कि इसके जाने के बाद जो है ना, तो ये जो डोनेत्स्क और लुहांस्क रीजन, ये दोनों तकरीबन क्या मुकम्मल तौर पे ये इन पे रशियंस आ गए हैं। पहले ये वाहिद इलाका रह गया था जहाँ पर वाहिद शहर रह गया था, और इसमें उतनी ही खूनेजी हुई जितनी वो बैखमुत है ना ऊपर, तो बैखमुत जो है वहाँ पर जितनी खूनेजी हुई थी उतनी यहाँ पे हुई थी। लेकिन अब ये दोनों रीजन्स को चूंकि इंडिपेंडेंट करार दे चुके हैं पुतिन, तो ये भी इलाका निकल गया, तो ये मुकम्मल तौर पे जो ईस्टर्न यूक्रेन है वो यूक्रेन के हाथ से अब निकल गया हमेशा। ये बहुत बड़ा एक धचका लगा है इस वक्त यूक्रेन को। और इसके जाने से पहले, क्योंकि जब ये हुआ है सारा वाक़या, तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की चूँकि म्यूनिख में थे, उन्होंने वहाँ जर्मन्स के साथ, उन्होंने फ्रांस के साथ, बाकी लोगों से कहा कि ये जा रहा है और मेरी मदद की जाए इसके शहर में। लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है कि फ़ंड्स और ये रिसेशन और ये सारा चल रहा है, तो यूक्रेन, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो ज़ाहिर है बिल अभी अप्रूव नहीं हुआ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, वो जो अमेरिकन बिल है, लेकिन उसमें ये हुआ है कि वो ये शहर निकल गया। अच्छा, ये शहर निकल जाते हैं, फिर वापस इनका आना, अभी सीज़ फायर होगा, जो भी इसका हल निकलेगा, लेकिन जो इलाके निकलते जा रहे हैं ना, उनको दोबारा रीगेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, तो ये जो है ये यहाँ पे सरेंडर कर गई फ़ौज, और ये एक बहुत बड़ा धचका है कि यूक्रेन में दो वहाँ पे ख़बरें जो है ना वो इस दौरान बुरी आई म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। और एक तो उसमें जो है वो ख़बर आई कि जिसमें उनके जो हैं पुतिन के जो मुखालिफ हैं उनका मर्डर हो गया, उनकी बेवा वहाँ पे मौजूद थी, जो कर मैंने तफसीलन जिक्र किया नेवलानी का। और दूसरा जो है वो ये ख़बर आई साथ ही। अच्छा, और उनकी जो वाइफ हैं यूलिया, बेवा उनकी, उन्होंने वहाँ पे स्पीच की, जो कि प्रिजन में जिनकी डेथ हुई, जो कल में हमने बात की कि नर्व एजेंट जिनको दे दिया गया था, उनकी वहाँ पे उनकी बेवा मौजूद थी, और उन्होंने वहाँ पे स्पीच की और बताया कि डेथ किस तरह से हुई है, और बड़े जज्बाती से वहाँ पे मनाज़िर देखने में आए, सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात ही करूँ कि एक बार फिर जैसे ख़त्म होगा, इस दौरान प्रेसिडेंट बाइडेन की फिर बात हुई नेतन्याहू से। उन्होंने कहा है कि जी आप ये आगे रफ़ा की तरफ नहीं जाएंगे। ये इस यहाँ पर चूँकि इसराइल के सदर भी थे और यहाँ पे कतर के लोग भी थे, तो एक इतला, और अरब ममालिक के, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बाकी जगहों के वज़ीर ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी थे। तो ये है कि ये साइड पे वहाँ पे गुफ्तगू दोबारा बढ़ी, और अमेरिकन भी थे और चाइना भी था। तो ये मुज़ाकरात की तरफ आगे दोबारा मामला तेज़ी से जाएगा, और उसमें दोनों तरफ से लचक हो शायद। लेकिन ये तो तय बात है कि ये जंगबंदी, अब 29,000 लोग शहीद हो गए, तकरीबन 29,000 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है। अच्छा, वापस आते ही ये डायलॉग शुरू होगा, और इसी दौरान जो है वो जो अमेरिकन हैं उनका ये भी कहना है कि तमाम तर जो शुमाली इसराइल और लेबनान के दरमियान हमने अभी तक रोका हुआ है, और हम अभी तक जो है फ्रांस भी, और जो कि प्रेसिडेंट मैक्रों की भी किंग अब्दुल्ला से जॉर्डन से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने भी रोका हुआ है जी, हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान वो चल रहे हैं मामला, लेकिन वो किसी बड़ी जंग की तरफ नहीं जाएंगे। इजिप्ट ने भी रोका हुआ अपने आप को कि भाई ये मुआहदा हम नहीं अभी तोड़ेंगे। और ये जैसे ही अब सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी, 3 रोज़ ये जारी रहेगी, इसका दूसरा दिन आज, तो ये उसके बाद फौरी तौर पे ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक तो मैंने कहा कि सेक्रेटरी ब्लिंकन और वांग ली की मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है यहाँ पे, और वहाँ पर बातें ही दो हैं, एक तो यूक्रेन, इसका फॉल आउट, और एक पोस्ट गज़ा वॉर। अब गज़ा वॉर का जिक्र नहीं हो रहा, अब ये पोस्ट गज़ा प्लान क्या, मतलब वॉर तो जो करना था, जो मारना था, कत्ल हो गया, जितने शहीद होने थे हो गया। असल बात ये है कि ये जो शहादतें हुई हैं उनका क्या होगा, मतलब ये क्या सेफ पैसेज मिलेगा इस लीडरशिप को इसराइल की कि जी, और क्या उसके नतीजे में कोई दुनिया की सुपर पावर या पावर रीजनल इन लोगों की मौजूदगी में जो जिम्मेदार हैं इस कत्लेआम के, ये 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले इस क़यादत का क्या करेंगे, जो ये बहुत खौफनाक। देखें ना, अमेरिका इसको ऑन नहीं करेगा, वो कहेंगे कि हम तो रोकते रहे, हम तो मना करते रहे, हम रोकते रहे। उन्होंने कहा नहीं जी,
इनको सबने डंप कर देना है, ठीक है ना। तो इनका सवाल ये है कि ये जो नेतन्याहू का जो है और उसकी जो कैबिनेट है, इनका क्या बनेगा टू स्टेट के, और जंगबंदी हो जाती है तो इनका क्या होगा, ठीक है ना। वहाँ याहिया सिंवर तो नहीं मिला ना, उन्होंने छोड़ने का ऐलान किया, इस्माइल हानिया जो है वो अपनी जगह मौजूद हैं। तो बाकी जो है, अच्छा इराक और सीरिया अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं कि ठीक है ट्रूप अपनी जगह रखते हैं, लेकिन वो कंडीशन होगी ना, वो कंडीशन ये देखो, अपने अंदर तो बेचैनी नहीं पैदा करनी ना। मैं कहता हूँ ये मलेशियास क्यों खड़ी होती हैं, फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा वाली बात कि भाई ये क्यों खड़ी हुई, उसमें खड़ी होती हैं जब जुल्म जहाँ हो रहा होता है तो वहाँ पर ये हथियार उड़, फ़लस्तीन उसकी मिसाल है। तो बात ये है कि उसको मसले को हल करना है अगर, तो उस मसले को हल करने के लिए फिर इसको क्या करना है। ये जो 4, 5, 8, 10 लोग मौजूद थे यहाँ पे जो फैसला कर रहे थे, जो कि लॉर्ड ऑस्टिन की भी नहीं सुन रहे थे, जो सेक्रेटरी ब्लिंकन के भी नहीं सुन रहे थे, जो बाइडेन की भी नहीं सुन रहे थे। एक तो ये देखे ना, बात इस तरह जा रही है ना, जो उसके नतीजे में नहीं हम करते हैं, हमें 5 दिन दे दें, 6 दिन दे दें, 7 दिन दे दें। तो ये तो मेरा ख्याल है कि अगर टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ भी जाते हैं, और एक तो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे फौरी तौर पे, जो इतलात आ रही है म्यूनिख के अंदर इसमें बात आगे बढ़ी है। और साथ ही है कि यूक्रेन का भी मसला अब ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर और 2 साल के बाद अगर ये सूरत हाल सामने आ रही है। अब वक्फा में फिर उसके बाद बात करते हैं कि अच्छा अब आ जाए ना पाकिस्तान में वापस। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मैं कमिश्नर रावलपिंडी को जानता हूँ, एक जिम्मेदार कमिश्नर है, क्या कहेंगे? उन्होंने भी बात की है और भी लोग जो हैं ये बात कर रहे हैं आके, लेकिन बात ये है कि देखें इसके ऊपर जो है ना, इलेक्शन तो इंतशार लेकर आ गया, कौन सही है कौन इंतशार लेकर आ गया, हुकूमत कैसे बनेगी, फ्रैक्चर मैंडेट हो गया है, ज़बरदस्ती पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जो कुछ शख्सियात से बात हुई वो कह रहे हैं हमें ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म हम नहीं बनना चाहते, वज़ीर इस तरह की सूरत हाल बन गई, हम वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते, उस वक्त बनेंगे जब ये भी आएंगे साथ, वरना हम नहीं बनना चाहते, हम नहीं, ये सूरत हाल पैदा हो गई है। कभी भी नहीं आज तक, इससे पहले मैंने तो कभी भी नहीं सुना। तो वो जो है वो कोई तहरीरी जो है वो एग्रीमेंट होना चाहिए। तो तहरीरी एग्रीमेंट कोई कुरान और हदीस वाला फिर जुमला आ जाता है बीच में। देखिए ना, बात यह है कि कैसे यहाँ किसी चीज़ कोई गारंटी कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये जब तक आपस में खुद लोग बैठ के बात, शायद खान अब्बासी तो बहुत अच्छी बात करते हैं, और वो ये पहले जब अपोजिशन में होती हैं हुक्मरान जमातें तो उस वक्त ये बातें करते हैं हमेशा कि जी बैठ के हमें कोई आपस में बैठ के कोई मिसाक कर लेना चाहिए, कुछ और कर लेना चाहिए। लेकिन बाकी अदरवाइज़ तो ये है कि वो इसकी कोई किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं होती यहाँ पे कि जी वो किस वक्त क्या सूरत हाल डेवलप हो जाए। इतनी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में पॉलिटिकल, और ये वो वजह है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी रुकी हुई हैं और इतने सालों से जो कुछ हो रहा है। अब उम्मीद थी कि शायद ये एक इसके नतीजे में इंतशार ख़त्म हो जाए। दोबारा पीर साहब पगारा ने GDA ने 20 तारीख को फिर दोबारा मोरो के इलाके में उन्होंने धरने का और पहले दोबारा ऐलान कर दिया। और अब ये हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को चूँकि अलग से इजाज़त नहीं मिली तो वो उनके धरनों में जाके ज्वाइन कर रहे हैं, और या मौलाना साहब के एहतजाज को ज्वाइन करेंगे। तो ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। हल जो है वो सिर्फ ये है कि ये खुद बैठे आपस में। अच्छा, खुद बैठने से मुराद ये कि किसी आप मुख्तदर हल्कों को भी खुद कहें ना, खुद देखें, अल्टीमेटली तो खुद आप खुद कहें कि जी मैं एक घर पे कोई भी शख्सियत उनमें से, जो ये मैं मियाँ साहब की बात नहीं कर रहा, इसमें आप कोई भी और शख्सियत हैं वो कहें कि जी जो हम एक घर पे सबको बुला रहे हैं और बात करेंगे, बैठ के मसले को हल करके हम उठते हैं। ये हम ना अदालतों में जा रहे हैं ना कहीं और, इसको आपस में कि हमने मुल्क कैसे चलाना है, मईशत कैसे ठीक करनी है आगे लॉन्ग। लेकिन अगर वो बिल्कुल पता ही नहीं, वो इधर से पार्टी का बंदा उधर जाए, क्या आप यूथ को एंगेज करना है ना आपने, सब यूथ नौजवान नस्ल के पीछे, तो नौजवान नस्ल को मैसेज क्या जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है इस वक्त? ये इस तरह चल नहीं सकता। इसको जितनी जल्दी इसको ठीक करेंगे मामलात को, उतनी जल्दी इस बहरान से निकलेंगे। सदर से कह दें, आरिफ अलवी साहब से कह दें, आरिफ अलवी साहब जो हैं वो एक फ्लोट कर दें आइडिया कि मैं सबको बुलाता हूँ और यहाँ से मैं इनको बुला रहा हूँ, यहाँ से इनको बुला रहा हूँ। अब एक
आईनी तौर पे बात हो जाती है ना कि सदर ने दावत दी थी तो सदर के दावत में बुला लें, नवाज शरीफ साहब को बुलाएं, इधर से ऐसी शख्सियत जो नवाज शरीफ मतलब अच्छे माहौल में हो जाए। अली ज़फ़र साहब, मैंने नाम दिया ना आपको, अली ज़फ़र साहब को बुला लें, आप लतीफ़ खोसा साहब को बुला लें, ऐसे लोग जो वहाँ पर ज़्यादा को मसला उनको भी ना बुरा लगे, इधर से बुला लें। लेकिन ये कि बैठे तो सही ना, इधर से जो है वो देखें, शहबाज शरीफ साहब मिलते रहे ना बतौर वज़ीर आज़म आरिफ अलवी साहब से, तो ये मेरे जहन में आया ये भी तरीका हो सकता है, वो बुला लें सबको और 4, 5, 8, 10 लोग बैठ के वो एक हुकूमत साजी का प्रोसेस स्मूथ चले। लेकिन इतनी जो सख्त पोजीशंस ले ली हैं ना, निगरान हुकूमत ने भी ले ली हैं। आप ये देखें ना, निगरान हुकूमत भी ले चुकी है पोजीशन बहुत ज़्यादा, जो नहीं लेनी चाहिए थी। अनवारुल काकड़ साहब इंतहाई बहुत अच्छे, आप छोड़ देंगे उनका जो इंटरेक्शन मीडिया से, बहुत अच्छे नफीस आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन पोजीशन ले जाते हैं ना फिर आप, तो वो फिर एक मामला कुछ अजीब से हो जाते हैं। तो वो जो है वो, लेकिन स्टिल वो ले सकते हैं, निगरान हैं तो वो भी पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि सदर जो है वो सबको आने की दावत दे दें, या मियाँ साहब दे दें, या जरदारी साहब बुला लें, या कोई और शख्सियत बुलाए। लेकिन यह है कि ये मुल्क में इंतशार और ये हर रोज़ जो एक तमाशा लगा हुआ है ना, और उसमें फिर वही बात कि जी यूथ को इंगेज करना, यूथ को क्या बता क्या रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं, सबक क्या जा रहा है उनको नीचे, ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ना ये हमारे अपने लिए अच्छा है और ना ही हमारे बच्चों के सामने जो मैसेज जा रहा है या जो दुनिया को मैसेज जा रहा है, इसको मेरा ख्याल है कि जल्दी रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो गया। अच्छा, मैंने जो आपसे बात की थी ना सिक्योरिटी के हवाले से, देखें ये इतनी तेज़ी के साथ ये मुख्तलिफ ये जो फोरम्स हैं, ये लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट्स हो रही हैं ना, लॉन्ग टर्म मुआहदे हो रहे हैं, तवीलुल मुद्दती। इतनी अनसर्टिनिटी अगर होगी ना कि हुकूमत जी बेसाखियों पे खड़ी है और गिर जाएगी, और ज़िम्मेदार शख्सियात ये बात करें बैठ के, तो उसके नतीजे में तो फिर मुझे बताएं कि कैसे, कौन लॉन्ग टर्म मुआहदे और इन्वेस्टमेंट्स और ये और वो सारी चीज़ें, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत बात है। और एक कम से कम मईशत में और सिक्योरिटी के हवाले से अब देखिए ना, वो बना था हमारा जो यहाँ पे कुछ प्लान्स बने हैं ना माजी में, तो वो जो है वो मतलब वो चलते रहे हैं हुकूमतों के आने जाने के बावजूद, जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या बाकी। लेकिन ये है कि इस वक्त जो है ना ये इलेक्शन इंतशार लेकर आ गया, ये इलेक्शन जिस तरह से हुआ है वो इंतशार लेकर आ गया है। बजाय इसके इलेक्शन से आप ज़रा हफ्ता 10 दिन पहले देखें तो आपको थोड़ा सा ठहराव फिर भी शायद नज़र आ रहा था, लेकिन इलेक्शन के बाद तो बिल्कुल जो है ना, और अब ये बात होना कि जी सर कलम कर दिया जाए और ये इस तरह के जुमले जो है ना, तो मेरा ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से तो जाहिर है कि वो बात हो रही है उनकी तरफ से। उमर अयूब साहब जो है वो तो मुस्लिम लीग नून के गौहर अयूब साहब के साहबजादे हैं। गौहर अयूब साहब नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, उमर अयूब साहब भी। इन शख्सियात को के साथ बात कर लें, ऐसा क्या मसला हो गया है कि कोई उसके नतीजे में ये आपस में बात ही नहीं हो पा रही। तो ये कि ये आपस में कि जी वो जो है उनको ये कहते रहे मौलाना साहब को, वो सियासत में होता रहता सियासत में। यहाँ पर भी ऐसी बातें हुई हैं माजी में, वो तो अच्छा है माजी से निकल के अब आगे चले गए हैं, दो बड़ी जमातें बात नहीं कर रही हैं, लेकिन वो ठीक है, इस वक्त वो तहरीक इंसाफ को साथ इंक्लूड करके इस मसले को हल करवाएं। माजी में होती ही नहीं है, इससे ज़्यादा सख्त बातें होती नहीं, लेकिन ये कि ये जो ज़िम्मेदार उहदों पे बैठी शख्सियात है ना, जैसे मैंने आपसे कहा सियासी शख्सियात, वो इन सबको बुला के, और इसमें अब सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब नहीं कर रहे लोग, ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब या तो वो इंटरवीन करें इसमें, मगर वो फिर उनका काम नहीं है। इलेक्शन भी उन्होंने अनाउंस किया था, इलेक्शन ही नहीं हो रहा था, उन्होंने देखे ना चीफ जस्टिस साहब ने तो इलेक्शन को ये, और सियासी मामला जब भी वहाँ जाएगा एक की फेवर में आएगा, एक के खिलाफ आएगा, तो वो जिसके खिलाफ आएगा वो अदालती मुतनाज़ है, इसीलिए वो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो ना जाते तो इलेक्शन ही ना होता, तो उनको आना पड़ा। लेकिन ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है तो उसमें वो मतलब अब देखें उनके ऊपर भी जिम्मेदारी, 19 तारीख को केस लग गया है, क्या करते हैं वो, किस तरह से करते हैं ये कोर्ट। लेकिन किसी न किसी को बहरहाल ये मामला सुलझाना है। और जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को सियासतदानों को ही सुलझाना चाहिए वैसे तो, मगर ये कि बहरहाल, और उम्मीद है कि वही सुलझा देंगे।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।